चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को जो भारतीय समाज सुधारक रहे हैं उन्हीं भारतीय समाज सुधारकों में से एक नाम आता है न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे का नाम। और आपने नाम सुना होगा प्रार्थना समाज, है ना। तो प्रार्थना समाज की जो संस्थापक हैं वो हैं महादेव गोविंद रनाडे, लेकिन आप लोगों को किसी किसी जगह पर आत्माराम पांडुरंग भी देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने भी इसकी नींव रखी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि भाई इनकी कोई भूमिका नहीं है, नहीं, इनकी भी भूमिका है, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग जो है वो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। और उस समय इन्होंने जो जोर दिया था वह जाति प्रथा का अंत करना, बाल विवाह का अंत करना, विधवा पुनर्विवाह और स्त्रीय शिक्षा पर बल देना, इन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये सबसे पहले जिन्होंने नींव डाली थी उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दो लोगों का नाम आता है, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग का भी नाम आता है, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आता है, और आपने एक नाम और सुना होगा, आरजी भंडारकर का नाम सुना आप लोगों ने? आरजी भंडारकर, बोलिए। देखिए यहाँ आरजी भंडारकर भी, ठीक है, आरजी भंडारकर भी एक प्रकार का यहाँ पर अहम भूमिका निभाई है। तो तीन नामों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। वो तीन नाम कौन कौन से हैं आप उसे अच्छे से समझ रखिए। जैसे आरजी भंडारकर हैं, आत्माराम पांडुरंग हैं और महादेव गोविंद रनाडे हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज के समान ही इक्वल, मतलब ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा अंतर कि कुछ अलग काम किया जाए, इन लोगों ने उन्हीं की जैसे समान उद्देश्य बनाए थे। इनका भी काम यही था कि एक्वेशरवाद का समर्थन करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, महिलाओं की समस्याओं में कुछ नेताओं का समर्थन करना, सिमिलर बात थी। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाज ये कहता था उस समय कि महिलाओं की दयनीय दशा को, जो महिलाओं की दयनीय दशा है, ठीक है, उन दशाओं में सुधार लाने की बात कर रहे थे। और उस दयनीय दशा में जो समर्थन था या जो जिम्मेदार था वह हिंदू धार्मिक परंपरा को लेकर। तो जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए अनेक संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है। तो अनेक अनाथालय भी खोले गए थे, ठीक है, प्रार्थना समाज में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रार्थना समाज है ना, प्रार्थना समाज है ये। तो विधवा आश्रमों की भी स्थापना को लेकर बात की गई थी उस समय, ठीक है। विधवा आश्रम को लेकर भी बात की गई थी। और हालांकि आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, आप सब जानते हैं ये बातें कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर डीके कर्वे एक व्यापक लेवल पर किया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुआ था वहाँ उस दौरान तो जिसमें विधवा पुनर्विवाह का प्रतिबंध लगाने को लेकर बात की गई थी। तो न्यायपूर्ण स्थान रहा, हालांकि वकालत की गई इस पर, है ना। तो महिलाओं का भारतीय संघ एक आया था जो इसी प्रार्थना समाज में ही देखने को मिलता है। महिलाओं का भारतीय संघ कब आया था, किसी को पता है? बताइए जरा, महिलाओं का भारतीय संघ। भारतीय संघ जिस समय मैरी रिचमंड की सोशल डायग्नोसिस की किताब आई थी उस समय लाया गया था, ठीक है। महिलाओं का भारतीय संघ था। और राष्ट्रीय भारतीय महिला परिषद कब आया था, ये इसी का पार्ट है, आप इसे ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय भारतीय महिला परिषद, कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो भाई? भारतीय महिला परिषद कहाँ? 1953 में तो आपका केंद्रीय समाज कल्याण परिषद उसका लेकर था, दुर्गा जी का, ठीक है। यह है 1926 का, ठीक है ना। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये देखो जितनी सम्मेलन में बता रहा हूँ महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण को लेकर प्रश्न एग्जाम में बनाया जाता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो था वो आया था 1927 में। ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, हालांकि काफ़ी चीज़ें थी लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और महिलाओं के प्रति, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं चंद्रेश जी? क्या बताइए? चलो अच्छा, देखो सुनिए, महिलाओं के प्रति प्रथम सामाजिक का जो दृष्टिकोण था इसको बताने की कोशिश किया गया कि पहली बार कौन कौन सा दृष्टिकोण था, उस पर चर्चा की गई। तो रनाडे ने व्यक्तिगत समाज कार्य के दौरान पर ही विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में कुछ कार्य किए थे, ठीक है। और आपको बता दूं सिंपल लैंग्वेज में कि प्रार्थना समाज जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में इसकी स्थापना पांडुरंग मुंबई में किया था, और वह 1867 में, 1867 में। बात क्लियर हो रही है कि नहीं आप लोगों की? जरा बताइए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1867 में। और इसी के द्वारा स्थापित जैसे दलित जाति मंडल हो या दक्कन की शिक्षा हो, दक्कन की शिक्षा लेकर प्रश्न बनाया जाता है। दक्कन शिक्षा सभा का जो कार्य है वो कहाँ पर या कौन से ऐसी संस्था थी जिसमें अग्रसर हुआ था, तो ये प्रश्न बनाया जाता है दक्कन शिक्षा सभा का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रार्थना समाज है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आगे। ये था थोड़ा सा जानकारी जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने पूना में सार्वजनिक सभा की तथा 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज धार्मिक सुधारों को लाने की स्थापना की गई थी। तो पहली जो लाइन है वो तो साफ शब्दों में स्पष्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी। आप लोग भली भांति तरीके से परिचित हो चुके हैं कि प्रार्थना समाज जो है वो 1867 में लाया गया था, और जाति व प्रतिबंध को हटाने को लेकर था, बाल विवाह को समाप्त करने को लेकर था, विधवाओं के बाल कटवाना, जैसे पहले के समय में ऐसे भी होता था कि उसका जो विधवा औरतें थी ना उनके जो बाल होते थे वो छोटे छोटे कर दिए जाते थे, ठीक है। तो इन सारी गतिविधियों के बारे में प्रार्थना समाज में ही महादेव गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग, ये तीनों की भूमिका आई थी, ठीक है। तो इत्यादि बहुत सारे ऐसे लक्ष्य रखे गए थे। सामाजिक कार्यों को लगाने वाली जो भारी लागत थी महिलाओं को शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित करने को लेकर तथा विधवा विवाह आदि के लिए कार्य के संबंध में, तो यह एक प्रकार का प्रार्थना समाज जो था सकारात्मक था महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी लेकिन 90% जो एक्टिविटीज़ थी वो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में थी, ठीक है। तो यहाँ से महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से यही बता रहा हूँ कि भारतीय संघ, जब कभी आप लोगों से प्रश्न पूछे कि महिलाओं का भारतीय संघ कब बनाया गया भाई, तो 1917 में बनाया गया था। राष्ट्रीय भारतीय महिला परिषद कब लाया गया था? 1926 में लाया। अब देखो महिलाओं के संबंध में था नहीं बातें, तो सशक्तिकरण को लेकर एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था? 1927 में आया था, ठीक है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा जो प्रार्थना समाज में अहम भूमिका निभाई थी। और ये सेपरेट भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जरा भाई, है ना, तो सेपरेट महिलाओं का भारतीय संघ पहले कब लाया गया था? तो सेपरेट क्वेश्चंस, जरूरी नहीं कि प्रार्थना समाज को रिलेट करें। यहाँ पर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए जरा एक बार। अब देखिए मैं दो तीन बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात,
प्रार्थना तथा सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। ठीक है, रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया। अब आप जानते हैं आधुनिक समाज में अग्रदूत मानते हैं हम राजा राम मोहन राय जी को, लेकिन जो पश्चिम अपने देश के, भारत के जो पश्चिम राज्य हैं, पश्चिम राज्य समझ रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, राजस्थान वाली एरिया है ना, इस साइड का। ठीक है, तो रनाडे को उस पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया था, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता। तो महाराष्ट्र का सुकरात को लेकर यूपी पीएससी में प्रश्न बनाया गया था एक बार कि बताइए जरा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे जी को। तो 2-3 बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक और बात याद रखिए यहीं पर, जैसे आपको मैं कहूं कि दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा का महत्वपूर्ण कार्य जो है किस संस्था में स्टार्ट किया गया था। तो दक्कन शिक्षा की जब बात कभी पूछी जाए एग्ज़ाम में, तो आपके दिमाग में तुरंत वो बात आनी चाहिए याद कि 1867 में स्थापना मुंबई में, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, और वो संस्था है प्रार्थना समाज। याद रखिएगा ये। एक और बात याद रखिए यहाँ पर, दूसरी बात, जैसे रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था के बारे में एक किताब की रचना की थी, और ये किताब जो है बेसिकली आस्था के साथ साथ महिलाओं को न्यायपूर्ण स्थान देने की वकालत की बात करती थी, क्योंकि वो एक न्यायमूर्ति थे। और न्यायमूर्ति किसे कहते हैं भाई, जरा किसी को पता बताइए जरा। जज को कि वकील को कहते हैं, किसी को कहते हैं? न्यायमूर्ति। जज को कहते हो। हाँ, एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए। समाज सोशल एक्शन यही कहता है ना, एक्शन के माध्यम से हम आंदोलन पढ़ रहे हैं तो आंदोलन के रूप में गठित होता है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो किताब का नाम है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कॉपी पर अपने, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ठीक है, एक, अच्छा भाई कितने लोग लैपटॉप वगैरह चलाते हो आप लोग? सभी लोग लैपटॉप चलाते होंगे ना। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मुझे बताइए जिसपे मैं पेन का भी प्रयोग में ला सकूं। धर्म में आस्था, किसी को अगर पता है तो, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर तो काम चल ही रहा है। यूट्यूब पर मुझे देखना पड़ेगा, है ना, मिल जाएगा फिर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखा हुआ है, सब कुछ सारी बातें। जाति व प्रतिबंध को हटाने को लेकर, बाल विवाह को समाप्त करने का, विधवा को बाल काट, ये सारी चीज़ तो मैंने पढ़ दिया था आप लोगों को, है ना। एक ईश्वर की पूजा की वकालत की थी, है ना, और ये इसी के आधार पे किताब जो लिखी गई थी भाई क्या था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ठीक है, तो उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक मामलों में पुरोहित जातियों के जो वर्चस्व था उसकी निंदा किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये था। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आप देखिए लास्ट पॉइंट पर, कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के सदस्य भी थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे जी को। क्या मुझे यहाँ पे ट्रिक बताने की ज़रूरत है प्रार्थना समाज में? बताइए कि याद रहेगा आप लोगों को। अगर भाई ट्रिक चाहिए तो बताओ, ट्रिक भी अवेलेबल है मेरे पास, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसा चाहोगे वैसे क्लास आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं दिया मुझे? अच्छा, ट्रिक बता देता हूँ, चलो ठीक है। देखो आपको बताऊँ कैसे याद रखना है आप लोगों को ट्रिक के हिसाब से। तो देखो मैं आपको बताऊँ, प्रार्थना समाज है ये, और अगर आपको जब कभी भी प्रार्थना समाज के बारे में याद रखिए तो आप आगे सोचिए प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना करेंगे किसका भाई? महादेव जी का।
किसकी प्रार्थना करेंगे? महादेव जी का करेंगे, और महादेव शिव जी हैं। तो ऐसे में प्रार्थना महादेव गोविंद रनाडे। अच्छा भाई, कैसे? आत्मा से करोगे ना, अब ऐसे तो है नहीं कि दिखावटी कोई वो करोगे, तो इसलिए आत्मा राम पांडुरंग को भी लगा सकते हो। आरजी भंडारकर, यानी भाई अगर आपको कहो तो शिव जी के अंदर बहुत जो सारी चीज़ें भरी हुई है, पूरे जगत के वो निर्माता हैं, तो ये भी आप कह सकते हो कि भाई भंडारकर पूरा भंडार हैं, वो हर चीज़ की जगत के बारे में जानते हैं। तो प्रार्थना महादेव को करेंगे आप, और मन से करेंगे, आत्मा से करेंगे, है ना। तो भंडारकर हैं पूरे, भाई सब कुछ मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आप सारी चीज़ों में परिपक्व हो जाओगे। तो ये प्रार्थना समाज की एक ट्रिक थी। ऐसे आप चाहो तो ब्रह्म समाज का भी बना सकते हो। ब्रह्म समाज का ट्रिक कैसे बनाओगे? हालांकि आप सब जानते हो राजा राम मोहन राय जी को है। तो देखिए, ब्रह्म में हा आ रहा है, और ब्रह्म में हा आ रहा है तो राजा राम मोहन राय में भी आपको हा मिलेगा। हा एक वर्ड है, तो मोहन राय में आप ऐसे हा से ये मूव कर रहा है, यहाँ पे हा देख रहे हैं, तो इसको इससे मैच कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। आर्य समाज को देखिए, आर्य समाज में आपको या आ रहा है, यहाँ पे दयानंद सरस्वती में भी या आ रहा है, या दोनों से मैच कर दीजिए, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सत्य शोधक समाज मैंने पढ़ा दिया। सत्य शोधक में आप देखिए सत्य में अगर आपको बात कहूँ, अधत्ता यार आ रहा है, देखो अधत्ता है, और सत्य शोधक में जब कभी या के पहले क्या आ रहा है? आधा अक्षर आ रहा है। और जब आप देखेंगे ज्योतिबा फूले का नाम में, तो ज्योतिबा, फिर इसमें ज्योतिबा में भी आपको देखिए या आ रहा है, और या से पहले एक आधा अक्षर आ रहा है। तो या से पहले जो आधा अक्षर आएगा वह कौन सा हो जाएगा भाई? उसका उससे मैच कर देना आप, सत्य शोधक ज्योतिबा फूले का, है ना। बहुत सरल है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप इजीली वहाँ से समझ सकते हैं, है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए एक और संस्था आई है, पंडिता रमाबाई का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए जरा, पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई का नाम नहीं सुना आप लोगों ने भाई? अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब बताइए जरा, पंडिता रमाबाई ने कौन सी ऐसी संस्था थी जिसकी इन्होंने स्थापना की है? पंडिता जो रमाबाई हैं, कौन सी संस्था थी बताइए जरा भाई, कमेंट करिए। कमेंट तो नहीं सीन कर पाऊँ। महिला समाज, ओके, और कोई? ओके, चलिए कोई ज्वाइन कर रहे हैं, वेट करिए थोड़ा सा, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। दीक्षा पटेल है, ओके। हाँ, यहाँ देखो, एक मिनट सुनिए। हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन है भाई, डाउट? एक आस्तिक की धर्म में आस्था की किताब का नाम पूछ रहे हैं आप, और उस किताब की जो संस्थापक है रनाडे जी हैं, महादेव गोविंद रनाडे, और प्रार्थना समाज में इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए, पंडिता रमाबाई का किसी ने जवाब दिया है मुझे अभी कि आर्य महिला समाज, शायद देख के बोला है या उनको पता था, जैसा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन दिया तो आपने सही जवाब दिया आपने। और आर्य महिला समाज की संस्थापक जो हैं पंडिता रमाबाई जी हैं। और मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने आर्य महिला समाज की बात कर रहा हूँ मैं, देखो आप लोग बताओ, मैं आर्य महिला समाज की बात कर रहा हूँ, आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, और महिला जो आर्य महिला होते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और लगा देते हैं उनको स्वामी दयानंद जी को। अब आप जानिए कि महिला है तो महिला है का ही नाम आना चाहिए, दयानंद तो लड़का का नाम आ रहा है भाई, है ना, ऐसा कुछ रिलेट करिए, है ना। तो महिला को लगाइए, ये ट्रिक है। हाँ बोलिए। देखिए, आदि ब्रह्म समाज की बात हो रही, तो आदि ब्रह्म समाज की बात देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम आएगा। आदि ब्रह्म समाज का नाम में देवेंद्र नाथ टैगोर का आएगा, कलकत्ता में, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बात करता हूं मैं। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी स्थापना की, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी,
तथा बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की 1881 में। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। महिलाओं की स्थितियों को सुधारना इनका एक अहम भूमिका थी। पुणे में इन्होंने एक मुक्ति संस्था के नाम से या मुक्ति के लिए स्थापना किया था इस आर्य महिला समाज को लेकर। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, 1889 में मुक्ति मिशन बना दिया। फिर मुक्ति मिशन बना दिया, जो युवा विधवाएं थीं उनको सरल स्थल को लेकर बताया गया था। सरल स्थल किसके लिए था? ये युवा विधवाओं के लिए था। ठीक है, 1889 में पंडिता रमाबाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जितनी चीज़ें मैं बताऊं वह ध्यान से आप सुनिएगा। महिला हो या प्रथम कोई चीज़ हो, पहली बार महिला बनी, पहली बार ये चीज़ काम की, तो वो प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं आजकल, है ना। वनडे एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, तो एक सरल की मतलब उन्होंने स्थल बना दिया और उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जिसने सरल शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं विधवाओं, अनाथ और नेत्रहीनों की सेवाएं जो भी प्रदान किया इन्होंने बाल दुल्हन, अब म्यूट हो जाइए, किसी का बैकग्राउंड आवाज आ रही है। उन्होंने बाल दुल्हन एवं विधवाओं के कठिन जीवन पर पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, और पंडिता रमाबाई मिशन आज सक्रिय है और कार्य कर रहा है। ठीक है, मुक्ति मिशन पुस्तक का नाम, और बाल हिंदू एवं विधवाओं के कठिन जीवन को लेकर यहाँ पर ये चीज़ें जिक्र की गई थी। तो बस आपको यही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है पंडिता रमाबाई के बारे में। ठीक है भाई, आर्य समाज के बारे में। एनी बेसेंट, अभी मैंने महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ओके, चलिए यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिए। बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेकर, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा एनी बेसेंट का। देखो, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य रही है। मैं आपको बताऊं, थियोसॉफिकल की सोसाइटी की संस्थापक 3 नाम आता है। मैडम HP ब्लोट्स्की, कर्नल HS ऑलकॉट और एनी बेसेंट। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। हालांकि न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं 1898 में पहली बार भारत लाई गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो 1898 लिखना, और अगर आपसे थियोसॉफिकल सोसाइटी ही केवल पूछ लिया है और उसमें आपको दिया है 1875 भी दिया है ऑप्शन में, और ऑप्शन में 1898 भी दिया, तो यह ऑप्शन गलत है। कॉमन नंबर मिलेंगे सभी को, इस प्रश्न का सबको कॉमन नंबर मिलेंगे, और क्योंकि क्लियर स्पष्ट है ही नहीं। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में पूछेगा स्थापना कब हुई, तो आप कहना 1875 में, और इंडिया में 1898 है। आप इसे ध्यान रखिएगा। 1898 में इसकी तो स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में इसका जो मुख्यालय बना दिया गया था वह 1879 में ही बना दिया गया था। अब आप कह रहे होंगे सर पहले ही मुख्यालय फिर बाद में संस्था, तो गजब हो गया भाई, है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले एक सोसाइटी थी ये, तो सोसाइटी को लेके आया गया और वो अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय बनाई गई थी। बाद में यह जो है 1898 में भारत में इस सोसाइटी की स्थापना कर दी गई थी। बस आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, प्रश्न डीप में नहीं जाएगा कि 1879 क्या है और 1898 क्या है। 79 में इसका मुख्यालय बना दिया गया था और 98 में ये आया था, या आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। आया बाद में, मुख्यालय पहले बन गया था, और जो मुख्यालय बना था तो उस समय एक प्रकार से सोसाइटी ही थी, लेकिन सही तरीके से वहाँ पे कार्यरत जो थी एक्टिविटी वो नहीं चल रही थी, सही तरीके की एक्टिविटी वहाँ पर नहीं चल रही थी। बताइए जरा, क्या क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है, बताइए एक बार, बोलिए। नहीं क्लियर हुआ भाई,
ओके। हाँ, स्थापना, देखो स्थापना पूछा है ना, और ऑप्शन में अगर 1898 होगा तो फिर तो सही हो गया, अगर वहाँ पर 1875 नहीं होगा तब। और अगर 1875 भी है, 1898 है, दोनों में से दोनों, मतलब अगर दोनों में से एक होंगे तो कोई ना कोई एक तो माना जाएगा सत्य। और यदि दोनों होंगे तो कॉमन नंबर मिलेंगे। और कोशिश करना आप लगाने की, इंडिया में हो, इंडिया से प्रश्न आ रहा है तो भारत को ही लगाना आप, है ना, तो भारत को ही लगाना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके आपको मैं बताऊं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। बेसिकली यहाँ अगर मैं आपसे चर्चा करूं थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसके कुछ अहम बात थी। जैसे अगर अहम बात की मैं बात करूं तो क्या थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना और पुराने विधि विधानों को तार्किक व्याख्या करना, इसका मोटो। और एनी बेसेंट ने ही हालांकि बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाया, और फिर बाद में वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के नाम से विकसित हो गया। और आपने नाम सुना होगा मौलाना जी का भी, ठीक है ना, कितने लोग जानते हो बताइए हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, मौलाना जी का, तो उनकी भी एक अहम भूमिका रही है उसमें, ठीक है ना, तो आप इसे भूलना नहीं, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मैडम ब्लोट्स्की जो नाम आता है वो रूसी महिला है, और अमेरिकी महिला कौन है, कर्नल हेनरी ओलकॉट है, अमेरिकी सैनिक हैं वो, अमेरिकी सैनिक हैं वो, ठीक है। भारत का जो मुख्यालय है, अगर आपको बताऊं, आपके पास अगर अरुणा की बुक होगी, अरुणा जी की, तो अरुणा की बुक में कहता है स्थापना को लेकर 1882 मद्रास में 1882 बोलता है अरुणा की बुक। और अगर आपके पास एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए। हाँ, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश की राजश्री टंडन वाली पुस्तक है तो उसमें आपको मिलेगा 1879। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बस बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ें लोग मानते हैं, विद्वानों का ये सारी चीज़ें जो है स्टेटमेंट जो है देखने को मिली है हम लोगों को अलग अलग तरीक़ों से, है ना। तो ये है। अब आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने भारतीय भाषा को प्रोत्साहित किया, साहित्य भाषा में काम किया, भारतीय विरासत पर, संस्कृति पर गर्व की भावना को दर्शाया। इससे भारतीय राजनीतिक जागरूक हुए, आत्मविश्वास का उदय हुआ, देश के प्रति गर्व की भावना विकसित किया। इन्होंने विश्व के बंधुत्व का प्रचार किया, है ना। और एनी बेसेंट ने 1907 में 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गई थी। प्रश्न बनाया जाता है कि कब अध्यक्ष बनी थी, तो 1907 में, वो 1907 में, ठीक है ये। और बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज लड़कों के लिए खोला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो सिद्धांतों पर आधारित थी। छात्रों की धार्मिक ग्रंथों में आधुनिक ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया। 1917 में वह नए विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो यह था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। यहाँ मेरा जो कहने का तात्पर्य है, 2-3 बातें याद रखिए। स्थापना हुई 1875 में, न्यूयॉर्क में इसकी सबसे पहले स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और वहाँ के हैं ऑलकॉट, ठीक है। और मद्रास की अगर बात होगी तो 1879 को याद रखिएगा। अडियार का जो मद्रास था, अडियार उसी के समीप, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी वहाँ पर, उसका मुख्यालय बनाया गया था। और इंडिया में आया था कब, 1898 में। इतनी बात ध्यान रखिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से, ठीक है। और भूमिकाएं तो मैं इतनी बार बोलता हूँ आप लोगों से, तो आप समझ चुके होंगे, सबका कॉमन सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबका अलग अलग है ना, सबका कॉमन ही जैसी चीज़ें मिल रही है। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों का। हाँ, अब देखो मुस्लिम सुधार आंदोलन आए। मुस्लिम सुधार आंदोलन को अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कई आंदोलन थे।
जैसे अलीगढ़ आंदोलन था एक, है ना, एक अलीगढ़ आंदोलन था, और दूसरा था तालीबाग आंदोलन था। तालीबाग आंदोलन, दो आंदोलन थे, यही दोनों के दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं MPPSC में। तो देखिए अलीगढ़ अगर मैं बात करूँ आंदोलन की, तो सर सैयद अहमद खान का नाम आता है ना। देखिए यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के प्रसार में बहु विवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए कई आंदोलन चलाए गए थे। अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन साक्षरता सोसाइटी की स्थापना की थी। समझ में बात आ रही है ना आप लोगों को? 1863 में, ठीक है, 1863 में। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस नाम क्या याद रखेंगे? नाम याद रखेंगे लतीफ़ का नाम, मोहम्मद लतीफ़ का नाम याद रखेंगे, ठीक है भाई, यह इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे बात करता हूँ मैं आप लोगों से अब। तो यहाँ एक और चीज़ देखिए आगे, कि आरंभिक संगठनों में से एक था जिसमें आधुनिक शिक्षा के मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य किया था। यह काम किसके परिप्रेक्ष्य में हुआ था? हिंदू और मुस्लिमों को एकता मिलाने के लिए। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन था ये, और ये मोहम्मदन साक्षरता सोसाइटी कलकत्ता में 1863 में लतीफ़ के द्वारा लाई गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो अन्य कई ऐसी सामाजिक आंदोलन जो है मुसलमानों के राष्ट्रीय जागृति में लाने की सहायता हुई। आपने एक नाम सुना होगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद का नाम। समाजकारी में इन्होंने अपना सिद्धांत को भी बताया है, समाजकारी के सिद्धांत भी इन्हीं का है, और समाजकारी दर्शन के बारे में भी इनका देखने को मिलता है हम लोगों का नाम, है ना। तो मिर्ज़ा जो गुलाम अहमद हैं यहाँ पर, इनका जो था 1899 में अहमदिया आंदोलन स्टार्ट किया था। आंदोलन का नाम था क्या, बताइए जरा एक बार? अहमदिया आंदोलन था, वेरी गुड। मिर्ज़ा गुलाम अहमद यह गुरदासपुर में स्टार्ट किया था। कहाँ पर स्टार्ट किया था बताइए जरा एक बार? गुरदासपुर। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मेंशन नहीं होता है। गुरदासपुर, हाँ। और देखो गुरदासपुर एक ज़िला है, वो पंजाब का ज़िला है, ठीक है भाई। तो यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में के अंतर्गत एक कादिया नगर है, उसी नगर में हुआ था, कादिया नगर में हुआ था। तो मिर्ज़ा साहब ने अपने सिद्धांतों को इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा था। उस किताब का नाम मैं बताता हूँ, आप लोग वो चीज़ें लिखिए। बाराइन अहमदिया, बाराहीन, ठीक है, अहमदिया, ओके, ये था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना भाई, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, ये किताब थी 1880 की, किताब थी 1880 की, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1899 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो आंदोलन के अंतर्गत जो है विद्यालय देश भर में खोले गए थे, और इन्होंने मुस्लिम सार्वभौमिक मानवीय चरित्र पर जोर दिया था, और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, मोहम्मद इकबाल का नाम यहाँ पर मैंने, देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत है भारत का, और यह गीत किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, इसलिए इनका नाम यहाँ पर फेमस हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाली सुधार आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? बताइए जरा एक बार। अकाली सुधार आंदोलन, बताइए, अगर किसी को पता बताइए जरा एक बार, अकाली सुधार आंदोलन क्या है? बोलिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को अकाली सुधार आंदोलन के बारे में। देखिए
ये जो अकाली सुधार आंदोलन था ये बेसिकली सिखों को लेकर था, इसे आप ध्यान रखिएगा, सिखों को लेकर था, ठीक है। और इनके बीच इन्होंने दो सिंह सभा का गठन किया। अकाली सुधार आंदोलन दो, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ अमृतसर लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। दो सिंह सभा की स्थापना इसी के माध्यम से आता है अकाली सुधार आंदोलन। 1817 में यह गठन किया गया था, 1870 में इसका गठन हुआ, 1970 में, और जिसमें सिखों के बीच धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज का गुरुमुखी सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा दिया था इन्होंने। तो बस आप इतनी ही बात याद रखिए, अकाली आंदोलन में दो सिंह सभा। एक मिनट, कॉल आ रही है मेरी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि 1870 में गठन हुआ दो सिंह सभा और अकाली सुधार आंदोलन के अंतर्गत आया। अमृतसर में ये सभा आई और ये सिखों के बीच धार्मिक सुधार की बात हुई। 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अकाली आंदोलन के दौरान जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट, जो सुधार किया गया था वो 1920 में किया गया था। अकाली आंदोलनों के द्वारा जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, गुरुद्वारों, सिख धर्मों स्थलों पर जो मैनेजमेंट किया गया था उनमें जो सुधार हुए थे पंजाब में किए गए थे 1920 में। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एक चीज़। दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि 1921 में महंतों को खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह का सरकार 1925 में एक नया गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। तो देखो, अब यहाँ पर दूसरी बात 1925 की याद रखनी है आपको कि 1925 में एक नया गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ है। ये प्रश्न बना सकता है। अच्छा, मैं इस प्रश्न को कहूँगा 10%, 90% नहीं बनाएगा, ये मेरी गारंटी भी है। ठीक है, तो इतना फोकस भी मत करिएगा इस पर, है ना, गुरुद्वारा को लेकर। ठीक है, चलिए। किसमें? नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आपका, क्वेश्चन था ये। तो अगर यहाँ पर आप सोचें कि कोई विशेष व्यक्ति का, तो कोई विशेष व्यक्ति का नहीं। बेसिकली ये एक दो सिंह सभा थी, मतलब एक सभा बनाई गई थी, एक असेंबली बनाया गया था। उस असेंबली के माध्यम से ये गठित की गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक संगठन है, एक असेंबली है, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी का नाम इसमें नहीं मेंशन किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था आपका भाई, वेरी गुड। इसी तरीके से एक्टिव रहिए आप लोग। चलिए, अच्छा देखो, फारसियों के बीच सुधार आंदोलन भी हुआ था। अच्छा, फारसियों के बीच में थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ नाम आता है किसका, आप वो ध्यान रखिएगा। नाम है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। देखो, दादा भाई नौरोजी, ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने फारसियों के बीच में सुधार आंदोलन स्टार्ट करने की बात की थी। और याद रखना, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी और SM बंगाली और फरदोजी, ये दूसरी पारसियों के बीच में जो धार्मिक सुधार की शुरुआत इन्होंने किया था पारसियों के रूप में, वो सन 1851 ईस्वी में, 1851 में रहनुमाय, आप लोग याद रखिएगा रहनुमाय का नाम, और माज दयासन का नाम, और ये एक इन्हीं के नामों पर ही ये सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर रहनुमाय और मांझ दायसन सभा जो है, यहाँ आपको नरोजी जी भी आ जाएंगे, फरदोजी और दादा भाई नरोजी और SS बंगाली, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी ओर फारसियों के बीच में धार्मिक सुधार की शुरुआत इसका हुआ था। तो धार्मिक सुधार का ये गठन है ये, ठीक है, रहनुमाय, यह गठन है ये, तो फारसियों के लिए था। तो बेसिकली इसमें ज़्यादातर शिक्षा पर बात की गई थी, महिलाओं के लेकर। ठीक है भाई, तो इन्होंने शिक्षा का प्रसार जो है विशेष रूप से लड़कियों के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फारसी धर्म में जो रूढ़िवादी प्रथा था उसके विरुद्ध में ये चलाया गया था, रूढ़िवादी प्रथा को लेकर। ठीक है, पारसियों के बीच में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ पर आप पर्टिकुलर नाम आता है। क्लियर हो रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूँ सब लोगों से। ठीक है,
तो अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी में हालांकि भारतीय समाज सुधार को लेकर बात किया गया, तो बहुत प्रभाव में लाया था, बहुत प्रभाव में आपने देखा कि भाई इतने सारे आंदोलन चलाए गए, थियोसॉफिकल, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक, और अच्छा देवबंद आंदोलन जानते हैं आप लोग? एक देवबंद है, देवबंद, आप लिख लीजिए कॉपी पर, नहीं आपने सुना हो तो लिख लीजिए, देवबंद आंदोलन। तो इस आंदोलन में 3 बातें लिखिए। एक बात लिखिए स्थापना 1867, ठीक है, 1867 देवबंद की। दूसरी बात लिखिए आप स्थान, देवबंद आंदोलन, देवबंद एक स्थान है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। संस्थापक का नाम लिखिए। तीसरी बात, संस्थापक के नाम मोहम्मदम कासिम नैनीतवी नाम था। लिख दूं मैं मोहम्मद? अगर आप लिख रहे हैं तो बताइए भाई, नहीं लिख रहे हैं तो फिर मैं आगे चल बढ़ जाता हूं। कासिम, हाँ, मोहम्मद कासिम, ठीक है, मोहम्मद कासिम नैनो तभी, हाँ, नैनो तभी, मोहम्मद कासिम नैनो तभी। हाँ, 18 देखिए स्क्रीन पर दिखा रहा है आपको, 1867 में उत्तर प्रदेश में। और एक नाम और इनके साथ जुड़ा होता है, रशीद अहमद करके, रशीद अहमद करके भी आता है नाम, रशीद अहमद, है ना। तो इन्होंने देवबंद आंदोलन, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस आंदोलन में शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध हुआ था, ठीक है। तो यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, अंग्रेजों का विरोध आंदोलन था ये, ठीक है, देवबंद आंदोलन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको भी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारे आंदोलन के माध्यम से एक प्रकार से प्रभाव लाया गया। तो सामाजिक, धार्मिक, हाँ, क्या देखो, यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे तो पाश्चात्य संस्कृति की शब्द बोला मैंने, साथ में मैंने एक शिक्षा बोला, ठीक है। और ये पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा पुराने समय की, इसको समाप्त करना है, इसका विरोध कर रहा था ये। और ये मानते थे अंग्रेज वाले हो, तो बेसिकली ये अंग्रेज विरोधी था। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, देवबंद आंदोलन को लेकर। आप एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, प्रभाव में कैसे आया। सामाजिक धार्मिक सुधार को समझने पर तर्क संगत में सहायता दिया, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, लोगों को जागरूक किया, महिलाओं के प्रति जो महिलाओं की स्थिति थी उसकी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, व्यवसाय को बढ़ावा दिया, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया, मतलब अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया। तो आप अच्छा, अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया, समाप्त किया, ठीक है ना, उसको समाप्त किया, है ना, हाँ, उसको समाप्त किया। तो ये सारा चीज़ा आपने देखा है एक प्रकार से, ये सब के सब क्या है भाई उसी में। अब देखिए यहाँ पे हत्या, जैसे मैं कहूँ हत्या अवैध घोषित करना, तो जैसे एक देखो, एक सती प्रथा थी। सती प्रथा भारत में प्रथम पहली बार जो अभिलेख मिला था 510 के उल्लेख में मिला था, 510 के ईस्वी में या ईसा पूर्व में आप कह सकते हो, सती प्रथा का उल्लेख मिला था। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर में शासक सिकंदर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अलेक्जेंडर सिकंदर। तो सिकंदर ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, अलेक्जेंडर सिकंदर ने। पुर्तगाली वायसराय की बात करो तो 1510 में सती प्रथा को गोवा से बंद कर दिया था, 1510 में गोवा को बंद कर दिया। थोड़ा सा बातें आप लोग यहाँ पर समझिए, 1510 में कहाँ पर, गोवा में। 510 में कहाँ भाई, 510 में सबसे पहले उल्लेख आया था भाई भारत में, ठीक है, भारत में था। 15वीं शताब्दी की बात है, एग्जैक्ट कोई वर्ष नहीं मिला इसमें, लेकिन 15वीं शताब्दी में लोगों का कहना है कि जो शासक सिकंदर था, कुछ उल्लेख मिला है कुछ शिलालेख पर कि उसने कहा था कि भाई सती प्रथा बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो यह मिला हुआ है शिलालेख पर, ठीक है, लिखा हुआ, तो ऐसा चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। और राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा का विरोध तो 1828 में जो ब्रह्म समाज लाया उसमें किया, विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने
1829 में जो 17वां नियम था, अब यहाँ पे ध्यान सुनिए एक बार, प्रश्न 2004 में बनाया गया था यूजीसी में। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बैट्रिक ने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। 17वां नियम था, धारा थी, आप ये समझ सकते हो। 4 दिसंबर 1829 2004 एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया था एक बार, है ना, ध्यान रखिएगा ये सती प्रथा के विरुद्ध में। अच्छा, सती प्रथा के परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह को बात करें तो बाल विवाह के विरुद्ध में देखो, मैं ये प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रभाव कैसे पड़ा है। बाल विवाह के विरुद्ध में सर्वप्रथम कार्य राजा राम मोहन राय जी ने किया था, परंतु केशव चंद्र सेन ने और बीएस मालाबारी, एक नाम आता है बीएस मालाबारी का भी, उसने उनके जो प्रयास थे 1872 का, उसमें देशीय बाल विवाह अधिनियम पारित किया था 1872 का, 1872 का। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1872 में क्या हुआ था भी, बताइए जरा। बाल विवाह के विरुद्ध में सर्वप्रथम जिन्होंने प्रयास किए थे कि हमें बाल विवाह अधिनियम को ले आना है और बाल विवाह को समाप्त करना, तो ये चीज़ें हुई थी। और उसमें उस समय ये बात कही गई थी कि 14 वर्ष से कम आयु का बालिकाएं और 18 वर्ष से कम के बालकों का विवाह प्रतिबंधित होगा। तो 14 वर्ष आप किसको रखेंगे, गर्ल्स को रखेंगे, एक मिनट यार, और 18 वर्ष किसको रखेंगे, बॉय को रखेंगे, ठीक है। तो आप इसे समझ रहे हैं ना। बालकों के लिए जो बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था उसमें वर्ष आप समझ रहे हैं ना। चलो फिर, अगर समझ रहे हैं ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, और इसी जो एसएस बंगाली थे, इन्हीं के प्रयास से 1891 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट पारित हुआ था। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, एज ऑफ, हेलो आवाज़ जा रही मेरी, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट, वेरी गुड, एज ऑफ कॉन्सेप्ट। एक मिनट, ये मैं कहाँ चला गया, चलो यहीं पे था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। फिर विधवा, अगर मैं बात करूं विधवा विवाह के बारे में, ठीक है। देखो, हालांकि बाल विवाह को रोकने के लिए बाद में एक एक्ट और भी आया था, शारदा एक्ट, है ना। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि भाई 1872 में जो बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया वो थी, लेकिन जो बाद में 1829 में आया, 18 वर्ष से कम की लड़की और 18 वर्ष से कम का लड़का शादी नहीं कर सकते, यही चीज़ें थी उसमें भी बाल विवाह रोकने के लिए। तो वही एक्ट है ये शारदा एक्ट वाला, और इसका नाम बाद में क्या, अच्छा, यह 1929 का है, वेरी गुड, यह 1929 का है। वो कौन सा, कब का था, 1872 का था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने 1872 और ये समझ लिया शारदा एक्ट, दोनों बताइए जरा एक बार, दोनों में कॉमन यही एज रहेगी, एज वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, पूछिए कोई डाउट, पूछिए। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, ये शायद शारदा एक्ट जो है, ये नाम कैसे पड़ा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये शायद कोई नाम है किसी महिला का जिसने अपनी अहम भूमिका निभाई है शारदा एक्ट में, है ना। ये एक जो डाउट है मैं कल वाली क्लास में आकर क्लियर कर दूंगा, ठीक है, शारदा एक्ट के बारे में, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये डाउट क्लियर कर दूंगा, या तो मैं व्हाट्सअप में आपको डाल दूंगा यहाँ पर कि शारदा एक्ट का नाम क्यों पड़ा है शारदा एक्ट, ठीक है। मैंने पढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन मुझे अब ये कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ कि महिला का ही नाम था कि क्या था, है ना। पढ़ा तो ज़रूर है शारदा एक्ट के बारे में। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में विधवा विवाह के बारे में, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक तरीके से योगदान भी निभाई गई थी इसमें, ठीक है। कलकत्ता में संस्कृति कॉलेज की आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था, आप जानते हैं, उनका बहुत प्रयास हुआ था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी लॉर्ड कैनिंग की थी 1856 में। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 में पारित हुआ। अच्छा, 15 क्या है, धारा है ये, ठीक है, 15 क्या है, धारा है।
ठीक है, तो ये है भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। 1856 का भी 1872 तो आपको पता चल चुका है। अच्छा 1860 रह गया है। 1860 1860 में कानूनी को लेकर के मैं बात करूँ, कानून के द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई। 1860 में एक कानून पारित हुआ, और जहाँ पर सांप्रदायिक विवाह और अंतर्जातीय विवाह को परिप्रेक्ष्य में रखकर वहाँ पर एज बढ़ा दी गई थी। और यही एज जो है आगे अगर मैं आपसे कहूँ, इस पर कोई ऐसा वो नहीं हुआ था कि संशोधन हुआ, बट इसी को अगर मैं आपसे कहूँ, जो अधिनियम आपने 1872 का देखा, बाल विवाह अधिनियम का, वही शारदा एक्ट में लाया गया था, बट उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं किया, बट बात जो है पारित किया गया था कानून को लेकर, लेकिन सही तरीके से वो चल नहीं पाया था, वो चला नहीं था उसमें उस दौरान। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सरोजनी नायडू वगैरह का नाम आता है, एनी बेसेंट का नाम आता है ना, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो बाल हत्या के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1785 में 1785 में एक और अधिनियम आया था, बंगाल नियम करके था वो, और उसमें बाल हत्या की प्रथा जो थी राजपूतों एवं बंगाल के अधिक प्रचलित थी, उसको रोकने को लेकर था। ठीक है, बाल हत्या प्रथा। दास प्रथा आप जानते हैं चार्टर एक्ट के दौरान से चल रही है। दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 में लिस्टर स्टैन होप करके नाम आता था, 1823 में। ठीक है, तो दास प्रथा थी। स्त्री शिक्षा के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। स्त्री शिक्षा में 1819 याद रखिए, सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने किया था स्त्री शिक्षा के बारे में। कलकत्ता में स्त्री सभा को स्थापना किया, तरुण स्त्री सभा। और उसके बाद जेडी बेथुन करके नाम आया, जेडी, ठीक है, जेडी बेथुन नाम आया। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं बता रहा था आप लोगों को जेडी बेथुन के नाम के बारे में। तो शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने कलकत्ता में बालिका शिक्षा की स्थापना की थी, बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बालिका विद्यालय की कब? 1849 में, 1849 में। ठीक है, तो लिखते रहिएगा कॉपी पर अपने, ये सारी चीज़ें नोट्स बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में, जिसमें स्त्री शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया था 1854 में, है ना, 54 में। और 1826 में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ आया, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, शुरुआत में ही लिखवाया है। और प्रोफेसर कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में पुणे में भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय स्थापना की थी। तो मैंने इतनी बातें आप लोगों को बताया है, ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, है ना। तो महिलाओं के शिक्षा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। ठीक है, और आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलता हूँ। एक मिनट होल्ड रखिए, आने दीजिए पीडीएफ को। देखिए एक आंदोलन और भी था, और वह आंदोलन जो था भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो किसान आंदोलन के अंतर्गत आते थे। तो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो है नक्सलवाड़ी आंदोलन था, नक्सलवाड़ी आंदोलन था। अच्छा, जानते हैं आप लोग नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या था? नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या था? यह किसानों के लिए था भाई। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 1967 1967 और 67 और 71 के बीच में यह उत्तरी बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन लाया गया था। जमीन खोने के कारण किसान ने अस्थाई बंधुआ मजदूर बन गए थे, इसके परिप्रेक्ष्य में यह नक्सलवाड़ी आंदोलन लाया गया था। ठीक है, नदी ग्राम आंदोलन का नाम आपने सुना ही होगा, नदी ग्राम आंदोलन। जानते हैं आप लोग नदी ग्राम आंदोलन क्या है? बताइए जरा, बोलिए अगर आपको पता है। बंगाल में क्या करें आप?
अच्छा, नदीग्राम, नदीग्राम वेरी गुड। ये भी एक प्रकार से बंगाल में ही एक तेभांगा आंदोलन का क्षेत्र था, जहाँ पर 3 जनवरी को हल्दिया विकास प्राधिकरण के रूप में लाया गया था, 3 जनवरी को, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और आप ध्यान रखना इसमें किसानों के संबंध में था, तो नदीग्राम के लोग जो लोग थे उसी के संबंध में था ये। बेसिकली यहाँ पर स्पेशल आर्थिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है, नदीग्राम में। तो पश्चिमी बंगाल के पूर्वी एक मिदनापुर जिला है, उस मिदनापुर जिला में स्थित है नदीग्राम, उसी नाम से पड़ गया था 1940 के दशक में ये नदीग्राम आंदोलन, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, अभी ये PDF दूंगा तो आप लोग उसे देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मोपलाह आंदोलन, मोपलाह आंदोलन एक प्रकार से काश्तकारी संरचना के आधार शिला पर यह आधारित था। और अगर मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करूं तो 1836 और 1919 के बीच में, ठीक है, अहिंसात्मक विद्रोह के रूप में इसको जाना गया था। तो मुस्लिम काश्तकार थे ये, जो काश्तकारी जितने मोपलाह जितने काश्तकारी संरचना वाले थे उससे संबंधित में था। तो जैसे रैंक किराए हो और बेदली ऋण हो, भार हो, नगदी फसल हो, इन समस्याओं के बारे में निजात दिलाने के लिए जमींदारों से विद्रोह कर दिया था, तो मोपलाह विद्रोह के रूप में ये जाना गया था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये PDF मिलेगा, आप इसके बारे में डीप में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1860 का नील विद्रोह आंदोलन था। नील विद्रोह आंदोलन बंगाल के चीन उत्पादन के लेकर था भाई, नील उत्पादन के लेकर था, नील उत्पादन को लेकर था। तो उन नील उत्पादनों में जो यूरोपियों के द्वारा अपनाई गई थी दमन नीति, उस दमन नीति का विरोध किया गया था 1859 और 60 के बीच में। तो ये स्टार्ट किया गया था नील आंदोलन को लेकर, ठीक है। तो नील विद्रोह का आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? 1860 में। और 1857 की क्रांति आई थी, उस समय अगर आप देखेंगे मूवी वगैरह ना, तो उसको इसमें भी जिक्र किया गया है नील विद्रोह के बारे में वहाँ पर, है ना। तेलंगाना आंदोलन के बारे में बात करूँ तो तेलंगाना आंदोलन आप जानते हैं भाई, नाम से ही पता है, तेलंगाना के 9 जिले में समूह है। एक निज़ाम, एक शासक था जो अपनी अतुल्य संपत्ति के लिए जाना जाता था। तो हैदराबाद में निज़ाम के निरंकुश सामंतीय शासन के विरुद्ध इन्होंने 1946 और 48 में यह आंदोलन ले आया था, ठीक है, यह आंदोलन लेके आया था। तो हालांकि अभिजात वर्गों के लिए 1930 में ये चीज़ें की गई थी। अभिजात वर्गों के लिए आंध्र प्रदेश महासभा में क्रियाकलापों को दिशा देने के लिए, बेगारी, श्रम और सामाजिक बुराइयों का कम करने के लिए जनता को तैयार किया गया था। तो यह एक प्रकार से तेलंगाना आंदोलन था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन एक प्रकार का सत्याग्रह आंदोलन है ये, है ना। और ये आप सभी लोग जानते होंगे खेड़ा आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन का मुख्य रूप से सरकार का विरोध करना था। और 1918 में जब फसल की विफलता हो रही थी, सूखा पड़ रहा था गुजरात में, तो खेड़ा आंदोलन जो है किसानों के लिए संकट पैदा हो गया था। तो उस समय खेड़ा जो है आंदोलन लेके आया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में, ठीक है। एक देखो यहाँ पे द्रविड़म आंदोलन है, जिसको द्रविड़म भी कहा जाता है, द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और यह पिछड़े वर्गों के लिए आंदोलन था। और ये मद्रास के एक ईसाई धर्म था, उसमें स्टार्ट किया गया था। शिक्षा के गैर ब्राह्मणों को जागरूक करने को लेकर था, ठीक है। उच्च जातियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की गई थी। तो गैर ब्राह्मण मानते थे कि जो ब्राह्मण लोग होंगे उनके प्रभुत्व को समाप्त करने को बात की गई थी। तो द्रविड़ियम आंदोलन जो है, आप याद रखिएगा, इसे 1916 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, संगठित किया गया था। और दक्षिण भारतीय संघ बनाया गया था, ठीक है, दक्षिण भारतीय संघ बनाया गया था। आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको अगर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो मैंने चीज़ें बताई वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1925 में राधा स्वामी ने एक स्वाभिमान आंदोलन शुरुआत किया था इसी के अंतर्गत 1925 में, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। श्री नारायण धर्म परिपालन एक प्रकार से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परिपालन आंदोलन है ये, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट में SNDP भी कहा जाता है। परिपालन प्लानिंग है, योजना है, ये योजना लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लानिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भारत के एक धर्मार्थ संस्था थी ये,
और ये क्षेत्रीय आंदोलन था, और यह केरल के जो अछूत समुदाय था उस समुदाय के बारे में बात की गई थी। तो दलित वर्गों एवं ऊपरी वर्ग के जो ब्राह्मण थे उनके जाति के बीच में जो संघर्ष दिखाना था, यहाँ पर ये बात की गई थी। तो इझावस केरल के ताड़ी बनाने वाले थे और तथा अछूत मानते थे। तो इसके साथ अनेक सामाजिक धार्मिक भेदभाव थे। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था केरल में। ठीक है, तो सार्वजनिक विद्यालयों में प्रवेश को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, भर्ती को लेकर, मंदिरों में प्रवेश को लेकर, सड़कों पर प्रवेश को लेकर, ये सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था। तो यह एक प्रकार का सामुदायिक संगठन की विधि के रूप में अपनाया जाता है इसको। ठीक है, सामुदायिक संगठन विधि के रूप में इसको अपनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। स्थापना आप देख रहे हैं 7 जनवरी 1903। ठीक है, संस्थापक के रूप में अगर कोई नाम आता है तो पद्मानम पल्लपू कह करके नाम आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, मलयालम भाषा थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रुको, अच्छा ये लास्ट है, समाप्त कर देता हूँ इसे। ठीक है, अंबेडकर आंदोलन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद दौरान उन्होंने एक समाज सुधारक थे जिन्होंने संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, और अनुसूचित जातियों के उत्थान की बात किया था इन्होंने। छुआछूत और जाति प्रथा के विरुद्ध में इन्होंने बहुत संघर्ष किए थे। 1924 में दलित वर्ग के लेकर संस्था बनाई। 1987 में 1927 में समाज समता संघ की स्थापना हुई थी। और 1924 में आप ध्यान रखिए दलित वर्ग को लेकर बात हुई, और इसी को कहा जाता है बहिष्कृत हितकरणीय सभा भी कहा जाता है, उसी को दलित वर्ग संस्था को ही बोला जाता है। ठीक है, और 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की है इन्होंने। 1930 में अहिंसात्मक आंदोलन शुरुआत भी किया है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दलित आंदोलन को लेकर था ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और ये जो टॉपिक था आपका समाज सुधार आंदोलन, जितने सारे मैंने बताए हैं PDF में आप लोगों को अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग उसको देखे रहिएगा, सीन करिएगा, और कल मैं आप लोगों से इन्हीं सारे समाजों से संबंध में क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, प्रश्न। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप लोगों को जवाब देने होंगे। ठीक है भाई, तो कल आप लोगों का MCQ चलेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।